लखनऊ के अंदर आज पीमार्ट की ओर से दलित एवं मीडिया संदर्भ पर गतिरोध पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसका की शुरुआत पीमार्ट के संयोजक मिस्टर अरुण टेटे ने की, जिसमें से कुछ लोग महाराष्ट्र और कुछ लोग गुजरात से भी आए थे। उन लोगों ने बातचीत की। प्रथम सत्र के अंतर्गत में अरुण खोटे जी ने इंट्रोडक्शन देते हुए बताया कि दलित और मीडिया का आपस में क्या संबंध है और क्या होना चाहिए। हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि हम पत्रकारिता किसके लिए करेंगे और पत्रकारिता का मतलब क्या है, और दलित के साथ मीडिया न्याय क्यों नहीं कर पा रहा है, और जो मीडिया में दलितों की संख्या कम क्यों है। उन्होंने इस बात पर भी चिंता की कि 60 साल की आज़ादी के बाद भी देश के प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दलितों की संख्या केवल 1.5% है, और खासकर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रमुख चैनलों पर दलितों की स्थिति बिल्कुल ना के बराबर है। उन्हें तो इस योग्य ही नहीं समझा जाता कि वह किसी चैनल और समाचार पत्र के मुखिया भी बन सकते हैं। यह उनकी उनकी काबिलियत पर सवाल नहीं उठता है, बल्कि इस सिस्टम की अयोग्यता पर सवाल उठता है कि क्या दलित हमारे समाज में IAS ऑफिसर बन सकते हैं, IPS बन सकते हैं, तो किसी समाचार पत्र के संपादक और किसी चैनल के मुखिया कैसे नहीं बन सकते हैं। अब वक्त आ गया है कि दलित समाज को मीडिया के प्रति अपना रवैया बदल देना चाहिए, क्योंकि पिछले 60 साल में मीडिया ने दलितों के प्रति जो रवैया रखा हुआ है उसकी इस पर कटु आलोचना होनी चाहिए, और दलित समाज के भीतर से ही उन युवकों को प्रशिक्षण देना चाहिए जो मीडिया के क्षेत्र में अपनी दखलंदाजी रख सकते हैं, और मीडिया की जिन्हें बारीकी से जानकारी है, यदि नहीं है तो ये दलित समाज का अपना दायित्व है कि वह अपने समाज के उन लड़के लड़कियों को ट्रेनिंग दें और समाचार पत्रों में उनको नौकरी उपलब्ध कराएं, ताकि बस आपके समाज के दुख और दर्द को, उसके सुख को अधिक से अधिक संवेदनशीलता से, दायित्व बोध के माध्यम से समाचार पत्रों में आपकी समाज की पीड़ा को सही जगह दिला सके। दलित एवं मीडिया संदर्भ और गतिरोध के पर जो कार्यशाला आयोजित की गई है, इसके लिए पीमार्ट के संयोजक अरुण खोटे जी और उनके सहयोगियों को धन्यवाद देना चाहिए कि आज के समय में लोग अपने लिए नौकरियां ढूंढने के कार्यक्रम तय करते हैं, और अरुण खोटे जैसे व्यक्ति अपनी तमाम योग्यताओं को भूलकर समाज के उस पिछड़े वर्ग के बीच वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करके उन युवक और युवतियों को सचेत करना चाहते हैं कि तुम्हारे पूर्वजों को जो मानसिक रूप से तनाव प्रताड़ित किया गया है 500 वर्षों में, अब आप ना प्रताड़ित हों और आने वाली आपकी नस्लें भी इस देश का मीडिया में प्रतिनिधित्व कर सकें। इसलिए ऐसे कार्यक्रम लगातार होने चाहिए और आपकी सहभागिता बनी रहनी चाहिए। इस गतिरोध को तोड़ने की आवश्यकता महसूस करेंगे हम सब मिलकर बात। जैसे वत्स जी ने कहा कि आप सारे लोग जो हैं एक संगठन बनाइए, कल हम उस पर आएंगे जिस पर हम आपसे बातचीत करेंगे कि क्या हम लोग मिलकर कोई दलित मीडिया सॉलिडेरिटी नेटवर्क बना सकते हैं, क्या हम लोग एक ऐसा दलित मीडिया वॉलंटियर नेटवर्क बना सकते हैं जो सूचनाओं को एक दूसरे को बांटे, या किसी एक जगह इकट्ठा करके उसको आगे हर स्तर हम कोशिश करेंगे। उसके आपको अलग अलग मैकेनिज्म भी बताएंगे, किस तरह से आप कंप्यूटर से लेके मोबाइल तक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबाइल तो आज देश के हर हाथ में है, इस देश के 56% लोगों के हाथ में मोबाइल है, हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबाइल में भाषा चलता है। एक बड़ी बात जो उन्होंने रखी कि अपनों से ज़्यादा दुश्मन की रणनीति को अगर बहुत ध्यान से देखो तो ज़्यादा, क्योंकि किसी को दुश्मन हम तब महसूस करते हैं जब उसका हमला हमें महसूस होता है। चींटी काटती है तो बहुत दर्द नहीं होता, तो उसका हमला नहीं महसूस होता, लेकिन अगर बंदर काट ले भाव बड़ा होता है इसके साथ। इसलिए जो RSS का उन्होंने उदाहरण दिया, मुझे आज याद है कई उनकी चीज़ें जो थी कुछ ऐसी थी जो मैं एक्सपेरिमेंट किया हूँ या अनुभव से गुजरा हूँ। मुझे याद है जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार हिंदुस्तान में आई, तो जिस RSS को आज आप देख रहे हैं, बड़ा मीडिया में बहुत तरीका हो। जब जनता पार्टी सरकार में आई तो बीजेपी उसका हिस्सा बनी। जब बीजेपी उसका हिस्सा बनी तो बीजेपी जब किसके कोटे में कौन सा मंत्रालय है, तो बीजेपी ने दो मंत्रालय, एक तो मांगा विदेश मंत्रालय और एक मांगा सूचना एवं प्रसारण। जितने भी मीडिया ग्रुप थे वहाँ जो भी वैकेंसी निकलती थी, चाहे वो साधारण पत्रकार थी, जब तक INP मिनिस्ट्री
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से अनौपचारिक सिग्नल नहीं हो जाता था, तब तक वहाँ उस वैकेंसी में कोई आदमी नहीं जा सकता। और वो जितनी वैकेंसीज बनी और ऐसे तमाम जनपक्षीय और समाजवादी और वामपंथी जो पत्रकार थे, उन सबको एक सिरे से बाहर निकाल दिया। सन 1980 तक का दौर ये था कि पत्रकार जगत में तमाम समाजवादी, वामपंथी और जनपक्षीय किस्म के पत्रकार हुआ। फिर उसके बाद 77 के बाद जब लालकृष्ण आडवाणी सूचना एवं प्रसारण मंत्री हुए, उन्होंने ऐसे सारे लोगों को बाहर कर दिया और उस सब जगह आरएसएस के लोग बैठे। 80 के बाद एक बहुत बड़ी खेप हर अखबार में घुसी। आज की तारीख में हर अखबार में एडिटोरियल से लेकर के उसके एडिटिंग शेड्यूल में हर जगह आरएसएस में। उनका यही कहना है कि जिस तरह उन्होंने अपना पूरा नेटवर्क बनाया, उस नेटवर्क से हमें सीखना चाहिए और उसी तरह का नेटवर्क वो संपादक के नाम जो है ये किसी भी अखबार का महत्व और जरूरी कॉलम है। वहाँ कुछ भी लिखे भेजे कोई जरूरी वो पत्रिकाओं में भी होता है, वो अखबार में भी। मैंने पत्रकारिता शुरू बहुत छोटा था, 10वीं 11वीं में तब पढ़ता था, तब कहीं नहीं छपता था तो संपादक के नाम पे मैं कमेंट लिख करके भेजता था। यह आदत आज तक मेरी बनी। अब सब फर्क इतना आ गया है कि अब मैं सीधे लिख करके अखबार के दफ्तर में नहीं भेजता हूँ, लेकिन इंटरनेट में मैं तमाम जो अखबार निकलते हैं, सारे अखबारों की कॉपियाँ इंटरनेट की वेबसाइट्स हैं, उन सब में मैं आज भी कमेंट्स लिखता हूँ, निरंतर लिखता हूँ। महीने में 2-4 बार करता है, कोई चीज़ में कोई एतराज है, कोई वो है, तुरंत कमेंट आती है। सवाल ये है कि आपको जब काम करना है तो हर छोटी से छोटी चीज़ को बहुत महत्व दें। और जो उन्होंने पूरा आप लोगों को लिखने का तरीका समझाया, कैसे प्रेस रिलीज लिखी जाती है, किस तरह से 20 शब्दों में सीमित कर दी जाती है, किस तरह से 2 कॉलम से ज़्यादा में नहीं लिखी जाती है, वो सब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और जैसा उन्होंने अपेक्षा की है, ये उनकी अपेक्षा नहीं है, हमारी ज़रूरत है। और वो हमारे ऐसे मित्र हैं कि मैं तो उन्हें कभी भी ला करके बैठा सकता हूँ, जहाँ पर भी आप जैसे 10-15 साथी तैयार हो जाएंगे उनको ला करके वर्कशॉप करूँ। तो बहुत